कोई भी न्यूमेरिकल बनाने के लिए सबसे पहला कंडीशन विकास सर का मंत्र याद रखना है ना, फू करके मारोगे बन जाएगा। क्या? जो दिया है सबसे पहले लिखो। 1 मिलीमीटर में 1/1000 मीटर होता है ना, उसी प्रकार जब मिली एम्पियर को एम्पियर में चेंज करेंगे तो 1000 से भाग देंगे, यानी 10 के पावर 3 से भाग देंगे, जो ऊपर जाके -3 हो जाएगा। ओम का नियम क्या होता है? तो नियत ताप पर यानी कांस्टेंट टेम्परेचर पर किसी चालक के सिरों का विभवांतर, यानी भैया तापमान बदलने नहीं चाहिए। 30 डिग्री पर अगर आप देख रहे हो तो यही रहना चाहिए फिक्स। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी? सब मस्त स्वस्थ जबरदस्त ना? और परीक्षा और सामने आ रही है, बहुत सारे बच्चों का न्यूमेरिकल्स नहीं भरना है, तो आज की इस वीडियो में सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बताएंगे जो आपके डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं, साथ ही साथ उस फॉर्मूला से आपके जो न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं वो बताने वाला हूं। चलिए फटाफट इस वीडियो को देखिए और सभी दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिए। चलिए देखते हैं भैया क्या है इस वीडियो में, कौन कौन से महत्वपूर्ण फॉर्मूला है आप लोगों के क्लास 10 साइंस में और किस प्रकार के उससे प्रश्न पूछे जाएंगे, हर एक चीज देखेंगे। चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट फॉर्मूला एंड न्यूमेरिकल्स, आपको पता है न्यूमेरिकल्स एग्जाम की जान है भैया, इसके बिना नहीं चलता है। एग्जाम में न्यूमेरिकल पूछेंगे ही पूछेंगे। चलो फटाफट से कुछ ही देर में हम लोग न्यूमेरिकल मतलब कुछ ही मिनटों में ये खत्म कर देंगे, है ना। देखो सबसे पहला ओम का नियम एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओम का नियम क्या होता है? तो नियत ताप पर यानी कांस्टेंट टेम्परेचर पर किसी चालक के सिरों का विभवांतर, यानी भैया तापमान बदलने नहीं चाहिए। 30 डिग्री पर अगर आप देख रहे हो तो यही रहना चाहिए फिक्स। क्या? किसी चालक यानी जिसमें धारा बहती है, उनके सिरों का बीच का विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। मान लो कोई एक चालक है, यानी ये चालक है, इसमें धारा बह रही है आई, है ना। अब इनके सिरों का बीच का जो विभवांतर इसमें प्रवाहित धारा की क्या होती है? समानुपाती होती है। यानी अगर मैं विभवांतर को बढ़ाऊंगा तो धारा बढ़ेगी, धारा बढ़ेगा तो विभवांतर बढ़ेगा, यानी एक दूसरे के क्या होता है? समानुपाती होता है। उसे ही कहते हैं ओम का नियम, है ना। ओम का नियम का सिंपल से फॉर्मूला होता है, याद रखना, V = IR। ये एग्जाम में भी आपके पूछ लेता है और इससे न्यूमेरिकल भी आएंगे, है ना। न्यूमेरिकल भी इससे पूछते हैं, आगे हम लोग वो भी देखेंगे, है ना, न्यूमेरिकल्स कैसे आते हैं आप लोगों का। अगला एक है श्रेणी क्रम संयोजन, इससे सवाल पूछते हैं। देखो R = क्या होता है, ध्यान दो। मान लो 3 प्रतिरोध है इस प्रकार से, टिंग 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 टिंग। ये मान लो R1 है, ये R2 है और ये R3 है, तीनों किस में कनेक्ट है? श्रेणी क्रम में। तो इसका जो समतुल्य प्रतिरोध हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा R = R1 + R2 एंड प्लस R3, है ना। आपको एग्जाम में क्या करेगा? आपको R1 R2 R3 का वैल्यू दे देगा, बोलेगा इसका समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। नहीं बना पाओगे, सिंपल सा जोड़ देना है, बन जाएगा। आगे इस प्रकार से और एक मैं वीडियो लाऊंगा, चिंता ना करो। अभी मैं न्यूमेरिकल भी कराऊंगा, चिंता ना करो, न्यूमेरिकल भी कुछ कुछ है, मैं दिखाऊंगा भी, है। सबसे पहले फॉर्मूला देख लो, महत्वपूर्ण। ये एग्जाम में डायरेक्ट पूछ देता है। देखो जब पार्श्वक्रम में संयोजन होता है, पार्श्वक्रम को ही बोलते हैं बेटा समांतर क्रम। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो याद रखना पार्श्वक्रम संयोजन को ही क्या बोलते हैं? समांतर क्रम संयोजन। जैसे देखो आपका ये एक हो गया प्रतिरोध, है ना, ये हो गया दूसरा प्रतिरोध, है ना, और ये आपका हो गया तीसरा प्रतिरोध, है ना। ये तीनों किसमें जुड़ा है? पार्श्व क्रम में जुड़ी हुई है ना। किसमें जुड़ी है बेटा? पार्श्व क्रम में। तो इसको मानते हैं R1 है, ये बेटा आपका R2 है और ये क्या है? R3 है। अगर मैं इसका प्रतिरोध निकालना चाहूं, समतुल्य प्रतिरोध, तो फॉर्मूला मुझे पता है, मैक्सिमम बच्चों को पता होगा और याद रखिएगा, डायरेक्ट एग्जाम पूछता है 1/R = 1/R1 प्लस, है ना, 1/R2 प्लस 1/R3। क्या हो जाएगा? 1/R3। देख रहे हो 1/R3, ये हो गया आपका फॉर्मूला। अच्छा सर अगर 2 प्रतिरोध रहेगा तो देखो 2 प्रतिरोध होने के लिए क्या होता है? 2 प्रतिरोध रहेगा तो 1/R = आप क्या कर लोगे? 1/R1 प्लस 1/R2। क्या करोगे? 1/R1 प्लस 1/R2। अब देखो इसको एग्जाम में इस प्रकार से भी कभी कभी पूछ लेता है। अगर आप इसको सॉल्व करोगे ना तो R1 और R2 का एलसीएम आ जाएगा, क्या आ जाएगा सर? R1 R2 आ जाएगा, है ना। अब भाग देंगे तो R1 R1 खत्म, यानी R2 बचा, तो R2 1 के R2 हो गया। अब इधर R2 R2 खत्म, यानी R1 1 के R1 हो गया, है ना। यानी ये 1/R = मैं क्या लिख सकता हूं? 1/R = लिख सकता हूं R1 + R2, R1 + R2 और बाय हो जाएगा R1 R2। क्या हो जाएगा? R1 R2, है ना, ये हो जाएगा। अगर मैं R लिखना चाहूं तो R = लिखना चाहूं तो क्या हो जाएगा? R1 R2 और बटा हो जाएगा R1 + R2, ये हो जाएगा। ये है आपका फॉर्मूला। डायरेक्ट सुन लो कि बोल देगा 2 प्रतिरोध, उसका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? भैया आप तो पढ़े हैं ये वाला, और ये वाला अगर ऑप्शन में दे दो दिमाग काम नहीं करेगा। तो इसको भी मैं लिख सकता हूं, समझ रहे हो ना। इसको भी लिख सकते हो और सॉल्व करके इसको भी लिख सकते हो। क्लियर है? चलो वेरी गुड।
मजा आ रहा है तो लाइक कर देना, और आपको न्यूमेरिकल भी बताएंगे, चिंता क्या ही करता हूं। ये लो आ चुका है। किसी अज्ञात प्रतिरोध की प्रतिरोधक के सिरों से 12 वोल्ट, कितना वोल्ट, तो कोई भी न्यूमेरिकल बनाने के लिए सबसे पहला कंडीशन, विकास सर का मंत्र याद रखना है ना, फू करके मारोगे बन जाएगा। क्या, जो दिया है सबसे पहले लिखो। तो उससे आपको एक आइडिया हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चे कि क्या निकालना है, क्या दिया हुआ है। क्या दिया है, 12 वोल्ट, यानी वोल्टेज कितना दिया है सर, 12 वोल्ट। क्लियर है। को संयोजित करने पर परिपथ में 2.5 मिली एंपियर, मिली एंपियर है, एंपियर है मतलब ये धारा का मात्रक है ना, यानी ये क्या दिया है, धारा, विद्युत धारा दिया है। कितना दिया है सर, ये दिया 2.5 मिली एंपियर दिया हुआ है ना। अच्छा, मिली एंपियर है सर, इसको एम्पियर में चेंज करना पड़ेगा ना। तो याद रखना, जब मिली एम्पियर को एम्पियर में चेंज करते हैं मेरे प्यारे बच्चे, तो इसको मैं ना इंटू 10 के पावर में -3 करते हैं, यानी 1000 से भाग देते हैं। जैसे 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होता है, 1 मिलीमीटर में 1/1000 मीटर होता है ना, उसी प्रकार जब मिली एम्पियर को एम्पियर में चेंज करेंगे तो 1000 से भाग देंगे, यानी 10 के पावर 3 से भाग देंगे, जो ऊपर जाके -3 हो जाएगा। ये आपका एम्पियर हो गया। और क्या दिया है, और कुछ होना दिया है, बोला है प्रतिरोधक का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, यानी आर निकाल लो। मेरे प्यारे बच्चे, आप सभी को आर का फॉर्मूला पता है ना, अभी मैंने ओम का नियम बताया, भी इक्वल टू क्या होता है, आई आर। तो भैया लगा दो, आर इज इक्वल टू भी बटा आई। आई भी का वैल्यू कितना है सर, 12, अरे वाह, बटा आई का वैल्यू कितना है सर, 2.5 इंटू 10 के पावर में -3। अब मेरे प्यारे बच्चे, अगर आप ये पॉइंट को काटोगे, ऊपर जाएगा 0, तभी बनोगे ना फिर वो। अच्छा, क्या हो गया सर, इसको देखो आप, 120/25 हो गया, 120, और ये 10 के पावर -3 है, ऊपर जाके +3 हो जाएगा, यानी 10 के पावर में क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बटा में कितना है, बटा में 25 है, क्योंकि पॉइंट से काट दिए हैं। इसको काट दो, आप काट सकते हो, किससे काट सकते हो, डायरेक्ट काटो ना, भाग दोगे अगर 120 को 25 से, क्या हो जाएगा, 25 चौके 100, 4 बार में एक पॉइंट देगा तो 0, 200 आ जाएगा, 25 8 200, यानी 4.8 इंटू 10⁻3। और क्या निकाले आप, क्या निकाले भैया, आर निकाले ना, तो ओम हो जाएगा। बस एज इट इज सिंपल। आपको एग्जाम में ये भी हो सकता है कि भैया मिली एम्पियर ना दे, सिर्फ एम्पियर देता, तो बात ही कुछ और है। भैया डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ, कुछ चेंज ही नहीं करना होगा, आर इक्वल भी बटाई लगाओ, बन जाएगा, है ना। एग्जाम में पूछा गया सवाल है, देखो आपको आंसर का इस वहीं पे आंसर कर दिए, ठीक है। तो देखो फिर से एक सवाल है, और ये बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में, यहां तो 2 साल लिखा हुआ है, लेकिन कई बार घुमा घुमा के प्रश्न को पूछता है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कैसे बनता है। देखो क्या बोल रहा है, 2 ओम, 3 ओम और 6 ओम, 2 ओम, 3 ओम तथा 6 ओम के 3 प्रतिरोधकों को किस प्रकार संयोजित करेंगे कि संयोजन का कुल प्रतिरोध एक बार 11 ओम हो जाए और एक बार 1 ओम हो जाए। तो 11 ओम प्राप्त करने के लिए सबसे पहले मैं वो करता हूं, है ना, ए नंबर, 11 ओम प्राप्त करने के लिए, 11 ओम प्राप्त, है ना, करने के लिए क्या करेंगे, तीनों पर देखो, 2 3 6 और 6 क्या, 2 3 5 और 6 क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। यानी 11 ओम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए तीनों प्रतिरोधों को ना, तीनों प्रतिरोधों को किसमें जोड़ेंगे, श्रेणीक्रम, श्रेणीक्रम में जोड़ेंगे। क्या करेंगे बेटा, जोड़ेंगे। तो जोड़ दो श्रेणी क्रम में, है ना, सबका वैल्यू दिया हुआ है, आप पहले यहां लिख लो एक बार। सबका मान, R1 का मान है 2 ओम, R2 का मान है आपका 3 ओम, और R3 का मान कितना दिया है सर, ये दिया है 6 ओम, है ना। आपको हो सकता है वैल्यू बदल दे, बट सवाल इसी प्रकार से रहेगा, है ना। तो सिंपल अब श्रेणी क्रम में करेंगे तो R इक्वल टू 3 को है ना, तो R1 मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया ना, प्लस R2 प्लस R3। R1 में है आपका 2, R2 में है आपका 3 और R3 में आपका है 6, यानी 2 3 5 और 6 11 ओम हो जाएगा। ये आपका किसका वैल्यू हो जाएगा सर, R का हो जाएगा, यानी ये आपका 11 ओम आ गया। अच्छा, 1 ओम लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो सभी को पारसक्रम में जोड़ना पड़ेगा, है ना। ये सर कैसे पता चला कि 1 ओम लाने के लिए पारसक्रम में जोड़ेंगे, तो ये आप साइड में रफ करके देख सकते हो। अगर पारसक्रम में नहीं आ रहा है सर तो क्या करें, तो आप किसी 2 को श्रेणीक्रम में, उसके बाद इसको पारसक्रम में करके देख सकते हो, या फिर आप 2 को पारसक्रम में, उसके बाद इसको श्रेणीक्रम में करके देख सकते हो। तो इस प्रकार से साइड में आप रफ करके देखना, जिसमें आंसर आ जाए वही वाला छाप देना, है ना। तो इस प्रकार से आप इसको देखना पड़ेगा। तो क्या हो, 1 ओम प्राप्त करने के लिए, है ना, 1 ओम प्राप्त करने के लिए तीनों, है ना, प्रतिरोधों को, तीनों
प्रतिरोधों को किस में जोड़ना पड़ेगा भाई? पार्श्वक्रम में। तीनों प्रतिरोधों को पार्श्वक्रम में है ना जोड़ना होगा, पार्श्वक्रम में जोड़ना होगा, है ना। पार्श्वक्रम में जोड़ दो। क्या होता है फॉर्मूला? अभी तो लिखा है 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, है ना। अब लगा दो 1/r1 बोले तो 1 बटा कितना है? देखो 2 3 और 6 है ना, तो 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6। 2 और 2 3 और 6 का लघुत्तम 6 हो जाएगा। 2 तिया 6 3 बार में तो 3 एकम 3 हो जाएगा, प्लस 3 दूनी 6 2 बार में तो 2 एकम 2 हो जाएगा, प्लस 6 एकम 6 1 बार में तो 1 एकम 1 हो जाएगा। 3 और 2 5 और 1 6/6 हो जाएगा, तो 6 एकम 6 कट जाएगा, 1/r हो जाएगा, है ना, 1/r हो जाएगा। तो 1/r इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/r इक्वल टू 1 ओम। तो r इक्वल टू भी क्या हो जाए? 1 ही ओम ना होगा भैया। आई बात समझ में? तो इसी प्रकार के प्रश्न पूछते हैं। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और हम लोग और एक सवाल देखिए क्या है। 8 ओम प्रतिरोध का कोई विद्युत हीटर विद्युत मेंस में 2 घंटे तक 15 एम्पियर विद्युत धारा लेती है। हीटर में उत्पन्न उष्मा की दर प्रकलित कीजिए। उष्मा निकालना है ना। चलो निकाल देते हैं भैया, उष्मा फॉर्मूला भी बता देंगे। 8 ओम दिया है, यानी ये प्रतिरोध दिया है भैया 8 ओम, और क्या दिया है? 2 घंटे तक, यानी समय कितना दिया है? टी कितना दिया है? 2 घंटा। 2 घंटा को मैं 2 आवर भी लिख सकता हूं, आवर्स, है ना। अच्छा, इसको आप सेकंड में बदल लो। 2 घंटा को अगर बदलेंगे मिनट में तो 2 गुना 60 हो जाएगा, और उसको फिर से सेकंड में बदलेंगे तो 60 से फिर गुना कर दो, यानी 2 छक 12, 12 छक 7200 सेकंड हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा? 7200 सेकंड हो जाएगा, है ना। और समय कितना, सॉरी धारा कितना देख लो, 15 एम्पियर विद्युत धारा, यानी आई का मान कितना है? आई का मान जो है आपका, वो आपका दे दिया 15 एम्पियर, है ना। हीटर में उत्पन्न उष्मा परिकलित कीजिए। उत्पन्न उष्मा यानी H इक्वल टू क्या हो जाएगा? I स्क्वायर R T। ये उष्मा का फॉर्मूला होता है, याद रखना, ये उष्मा का फॉर्मूला होता है ना। I का स्क्वायर यानी 15 का स्क्वायर, कोई दिक्कत किसी को। R का वैल्यू यानी भैया 8 का वैल्यू, और इंटू T का मान मतलब कितना? 7200। कितना बेटा? 7200। तो 15 का स्क्वायर 225 हो जाएगा, गुना 8 हो जाए, इसको गुना कर दो 8 को 72 से। 8 दूनी 16 का 6, हाथ में रहा 1 1, 8 7 56 और 1 57, है ना। 8 दूनी 72 का 8 सॉरी 8 दूनी 16 का 6, हाथ में रहा 1, 8 7 56 और 1 57, है ना। और 2 को 0 है, 2 को 0 लगा दो। बस इसको आप गुना करो, आपका सामने आपका आंसर हाजिर हो जाएगा मेरे लाल। आपके सामने आपका आंसर हाजिर हो जाएगा। किसको? 225 को गुना कर देना, है ना। 225 को गुना कर दो आप किससे? 57600 से। ये करोगे तो बेटा आएगा 12 9 6 1 2 3 4। इतना क्या आया? इतना जूल आया। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो? 1.296 इंटू, देखो इधर 4 जीरो, इधर 3 संख्या, यहाँ पॉइंट लगा रहे हैं तो 3 संख्या हो जाएगा, 4 और 3 7 इंटू 10⁻7 जूल हो जाएगा, है ना। समझ गए? देखो घंटा को मैंने क्या बदल दिया? सेकंड में बदल दिया, है ना। तो ऐसे क्या होगा? आई स्क्वायर आर टी। आई स्क्वायर 15 का स्क्वायर 225, आर का वैल्यू 8 ओम है, और टी का वैल्यू कितना हो गया? 2 घंटा 2 गुना 60 120 मिनट। 120 मिनट को अगर आप 70-60 से गुना करोगे तो 12 छक 72, यानी 7200 सेकंड हो जाएगा। सिंपल से हम गुना कर दिए 225 को 57600 से, तो ये आपके सामने उत्तर हो जाएगा, है ना। चलो 1296000। क्लियर है? चलो अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला क्या है? दर्पण सूत्र तथा आवर्धन। तो दर्पण सूत्र क्या होता है? देखो दर्पण सूत्र होता है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। क्या होता है? ये दर्पण सूत्र होता है ना। जहां पर f मतलब क्या होता है भैया? f मतलब होता है फोकस दूरी। क्या होता है? दर्पण की फोकस दूरी। v मतलब क्या होता है? v मतलब होता है प्रतिबिंब की दूरी। किसकी दूरी बेटा? प्रतिबिंब की दूरी, है ना। v मतलब होता है प्रतिबिंब की दूरी। किसकी दूरी? प्रतिबिंब की दूरी। और u मतलब क्या होता है सर? u मतलब होता है बिंब की दूरी। किसकी दूरी? बिंब की दूरी। बिंब की दूरी, है ना, ये होता है बिंब की दूरी। क्लियर है? आई बात समझ में? याद रखना फोकस दूरी आपका अवतल दर्पण और अवतल लेंस दोनों के लिए माइनस होगा, लेकिन उत्तल दर्पण और उत्तल लेंस दोनों के लिए क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। जो प्रतिबिंब दूरी है वो तो डिपेंड करेगा कौन सा दर्पण कौन सा लेंस है, लेकिन जो बिंब की दूरी है यू का वैल्यू हमेशा माइनस होगा, हर एक चीज में माइनस होगा, है ना। और आवर्धन का सूत्र भी देख लो, ये तो हो गया दर्पण सूत्र। आवर्धन क्या हो जाएगा? तो लेंस में आवर्धन का सूत्र क्या होता है पता है? क्या होता है पता है मेरे लाल? और लेंस में आवर्धन का सूत्र होता है m इज इक्वल टू, सॉरी ये क्या है? दर्पण है ना, दर्पण के लिए होता है -v/u एंड इज इक्वल टू h डैश बाई h।
इज इक्वल टू एच डैश बाई एच। आपको भी और यू मतलब पता ही है। एच डैश मतलब होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई और एच मतलब होता है बिंब की ऊंचाई। इससे भी सवाल रहेगा आपका, जस्ट थोड़ा सा याद करो। डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में पूछता ये फॉर्मूला डायरेक्ट पूछेगा कि दर्पण का आवर्धन सूत्र क्या, तो माइनस भी बाई यू। लेंस का आवर्धन सूत्र क्या, तो लेंस का क्या, देखो अभी बता रहा हूं, है ना। तो देखो लेंस सूत्र था आवर्धन, तो लेंस सूत्र क्या हो जाएगा, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, है ना। अब आपको v और u का तो अर्थ नहीं बताना पड़ेगा, अभी बता दिए। और आवर्धन बोलेगा तो आवर्धन क्या हो जाएगा, m इक्वल टू लेंस के लिए होता है v बाई यू एंड इज इक्वल टू एच डैश बाई एच। बस अंतर इतना सा है कि लेंस के लिए v बाई यू होता है और दर्पण के लिए माइनस v बाई यू होता है मेरे लाल, है ना। चलो आगे देखो, आ चुका है आपके सामने तड़कता भड़कता न्यूमेरिकल। बहुत 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 बार पूछता है, मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम के लिए एक सवाल इस प्रकार से छपेगा 3 नंबर में। देख लो, न्यूमेरिकल बनाने के लिए सबसे फर्स्ट नियम, पहला नियम क्या है, जो दिया है उसको लिखो। क्या दिया है सर, 8 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बिंब, यानी बिंब की ऊंचाई दिया है और बिंब की ऊंचाई को बोलते हैं एच, वो दिया है 8 सेंटीमीटर। बिंब 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के किसी उत्तल दर्पण के सामने, यानी ये वक्रता त्रिज्या, यानी आर का वैल्यू दिया है। कौन सा दर्पण है, उत्तल, तो उत्तल के लिए तो प्लस ही होगा, तो 30 से। अभी मैंने कहा कि अवतल होगा तो फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या माइनस हो जाएगा, लेकिन उत्तल दर्पण या उत्तल लेंस की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। उत्तल दर्पण है तो प्लस। अच्छा आर है, हमें एफ निकालना पड़ेगा ना, तो एफ इक्वल टू बेटा होता है आर बटा 2, यानी क्या हो जाएगा सर, यानी 30 बटा 2 हो जाएगा। इसको काटेंगे तो आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। क्लियर है। उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। जो बिंब है ना, देखो बिंब कितना दूरी पर रखा है, 20 सेंटीमीटर पर, यानी जो बिंब का दूरी है उसको क्या लिखते हैं सर, यू लिखते हैं, और हमेशा वो माइनस में होता है। कितना दिया, 20 सेंटीमीटर। बस ये सब दिया हुआ है। तो प्रतिबिंब की स्थिति यानी कहां पर कितना दूरी पर बन रहा है, प्रकृति यानी क्या वास्तविक की आभासी बन रहा है, और साइज ज्ञात कीजिए। तो चलिए लगाते हैं, क्योंकि दर्पण की बात हो रही है तो सर यहां पर दर्पण सूत्र लगाएंगे। कौन सा सूत्र लगाएंगे, दर्पण सूत्र से, है ना। दर्पण सूत्र से क्या होता है, दर्पण सूत्र 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, है ना। 1/f इक्वल 1/v प्लस 1/u। 1/f बोले तो 1/f बोले तो 1/f बोले तो 1/15, है ना। f का वैल्यू 15 हो गया, इक्वल टू 1/v, v का वैल्यू निकालना है, प्लस 1/u, u का मान देख लो कितना है, -20, तो यहां पे मैं लिख दूंगा -20, है ना। यहां से अगर मैं थोड़ा आगे बढ़ूं तो ये 1/15 ही रहेगा, ये आपका 1/v का भी प्लस माइनस से -1/20 हो जाएगा। और मेरे प्यारे बच्चे जब माइनस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी 1/15 -1/20 इधर आके प्लस 1/20 हो गया, बराबर 1/v हो गया। 15 और 20 का लघुत्तम कितना हो जाएगा बोलो तो, 15 20 का लघुत्तम कितना होता है, 15 दूनी 30, 15 35, 15 60 हो जाएगा। 15 चौके 60 4 बार में, इधर 20 दिया 60 3 बार में, तो भैया 3 हो जाएगा, है ना। तो यहां से आएगा 1/v। अब इसको सॉल्व करके निकालोगे भैया तो इधर 7/60 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 7/60 हो जाएगा, बराबर हो जाए 1/v। कोई दिक्कत कहीं तो नहीं है ना, एक बार देख लो फटाफट से। सब कुछ ऑल राइट है, सब कुछ ओके है, हाँ सर सब कुछ ओके है, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। कैलकुलेशन में जरा भी दिक्कत करोगे तो भैया आंसर नहीं आएगा, है ना। चलो एफ का वैल्यू है v1/v प्लस 1/u, u का वैल्यू कितना है 1/u माइनस है उधर, इधर के प्लस हो गया, सही बात है। चलो अब मैं v इक्वल टू कितना लिख लूंगा, v इक्वल लिखूंगा 60/7 सेंटीमीटर। इसको भागा दूंगा तो 7 8 56, 4 बचा तो 7 5 35, फिर 5 7 7 49, 8.57 सेंटीमीटर। ये भी किस में आया बताओ तो, प्लस में आया। तो दर्पण में जब भी प्लस में आ रहा है, यानी भैया जो दूरी है दर्पण के पीछे बन रहा है, और दर्पण के पीछे जब बनता है तो क्या होता है, आभासी होता है। क्या होता है, आभासी। तो यहां लिख दूंगा आभासी प्रतिबिंब बनेगा। क्या बनेगा, आभासी। क्या बनेगा, आभासी। और कितना दूर भैया, 8.57 सेंटीमीटर दूर आभासी प्रतिबिंब बनेगा, है ना। आभासी प्रतिबिंब बनेगा, क्लियर है, आभासी प्रतिबिंब बनेगा। अच्छा अब हमें इसका साइज भी निकालना है, क्योंकि दर्पण है, दर्पण के लिए क्या लगा दूंगा, आवर्धन सूत्र लगा दूंगा, यानी आवर्धन सूत्र से m इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो, दर्पण के लिए -v/u इक्वल टू होता है h'/h। अब देखो माइनस है तो माइनस ही रखोगे, v का मान आप क्या इसमें निकाले, पॉइंट में, लेकिन पॉइंट में रखेंगे सोचो तो काटने कुटने में दिक्कत हो जाएगा। तो अब ये भी तो v का ही तो मान है, तो इस मान को रख देते हैं 60/7। क्या रखते हैं, 60/7, यानी v का जो मान है 60 बटा में है 7, और नीचे में u का भी मान आएगा ना, तो u का मान कितना है देख लो, u का मान -20, तो नीचे में आएगा तो यही रख देते हैं, नीचे में ही रख देते हैं, क्या -20, है ना। और इक्वल टू h डैश है, और h का मान कितना दिया देखो तो, h का मान दिया है 8, है ना, h का मान कितना है 8, ये लिख लो 8। क्लियर। अब देखो ये 20 या 60 3 बार में खत्म, माइनस माइनस तो ऐसे भी खत्म हो जाएगा,
है ना। तो 3/7 हो गया और इधर इक्वल टू एच डैश बाई क्या है 8 है। तो यहां से गुना कर दोगे तो 3 गुना 8/7 हो जाएगा इक्वल टू एच डैश हो जाएगा। और यहां से आपका एच डैश निकल कर आ जाएगा क्या 3×8 = 24 यानी एच डैश इक्वल टू हो जाएगा 24/7। इसको जब भाग देंगे तो 7×3 = 21 हो जाएगा। 22, 23, 3 बचाना, 3 बचा तो 7×4 = 28 हो जाएगा। 2 बचा 7×2 = 14 हो जाएगा यानी 3.42 सेंटीमीटर, है ना। 7×21 हो गया, 3 बचा, 22, 23, 3 बचा मतलब 30, 7×4 = 28, 2 बचा 7×2 = 14, इतना सेंटीमीटर ये प्रतिबिंब की ऊंचाई होगी। क्लियर है। चलिए और एक प्रश्न है, और एक प्रश्न है ये वाला। प्रकाश हवा से जल में प्रवेश करती है जिसका अपवर्तनांक 1.33 है। मेरे प्यारे बच्चे यहां 1.33 है। ज्यादातर एग्जाम में 1.5 भी लिखा रहता है ताकि आसानी से कट जाए, है ना। जल में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए यदि हवा में प्रकाश की चाल क्या है। तो यहां पर एक अपवर्तनांक का ना मेरे प्यारे बच्चे सूत्र होता है। क्या होता है? अपवर्तनांक का फॉर्मूला होता है अपवर्तनांक। अपवर्तनांक बराबर होता है वायु में प्रकाश की चाल। क्या? वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल, है ना। और बटा हो जाएगा माध्यम। माध्यम क्या है देखो तो, माध्यम कहां है? जल में प्रवेश करती है तो जल में प्रकाश की चाल निकालनी है। तो माध्यम हमारा जल है, दूसरा माध्यम जल है ना, बटा जल में प्रकाश की चाल। जल में प्रकाश, सॉरी जल में प्रकाश की चाल, है ना, जल में प्रकाश की चाल। अब देखो वायु में प्रकाश की, ये अपवर्तनांक 1.33 दिया हुआ है। वायु में प्रकाश की चाल देखो कितना है 3 × 10⁸, 3 × 10⁸। और बेटा जल में प्रकाश की चाल को हम भी मान लेते हैं। यहां से अगर आपको भी निकालना है तो क्रॉस गुना कर दो, भी इज इक्वल टू हो जाएगा 3 × 10⁸ बटा हो जाएगा 1.33, है ना 1.33। पॉइंट को काटोगे भैया ऊपर 2 को 0 हो जाएगा। क्या जाएगा? 2 को 0 यानी 100 ही लिख देते भैया। यानी इसको आगे लिखूंगा तो क्या हो जाएगा 3 × 100 300 बटा 133 और गुना क्या रहेगा ऊपर में 10⁻8। आप 300 को 133 से भाग दे सकते हो। जब 300 को मेरे प्यारे बच्चे 133 से भाग दोगे ना, 300 भागा 133 करोगे तो आएगा 2.25, है ना। क्या आ जाएगा? जब 300 को 133 से भाग दो करोगे तो 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ये आ जाएगा जल में प्रकाश की चाल। कोई दिक्कत किसी को? फटाफट से बोल दो एक बार। कोई दिक्कत किसी को? फटाफट से बोल दो एक बार। कोई दिक्कत? चलो इसी प्रकार के प्रश्न बेटा आपके एग्जाम में पूछता है तो इसको ध्यान दीजिएगा, है ना। यहां पर आपको इस प्रकार से इतना हार्ड वाला नहीं देगा, आपको 1.3 की जगह क्या देगा 1.5 देगा, डायरेक्ट कटेगा 2 बार में, कटाक कटाक। क्लियर है। चलो आप देखो अगला प्रश्न आपका है, क्या है देख लो। किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। कोई अवतल, अब क्या आ गया? बात अवतल आ गया। तो मेरे प्यारे बच्चे यहां पर मैं आपको हिंट दे दूंगा, बाकी आप बना के इसको कमेंट में मुझे आंसर बताओगे। कर लोगे ना? देखता हूं कितने बच्चे कर पाते हैं। तो मैं सारा कुछ कर दूंगा, खाली आपको कैलकुलेशन करना है। देखो फोकस दूरी दिया है नहीं, एफ का वैल्यू कितना दे दिया सर 15 सेंटीमीटर। कितना दिया? 15। अब बताओ ये अवतल लेंस की फोकस दूरी है ना, तो भैया अवतल मतलब ही समझ लो माइनस, चाहे अवतल लेंस हो चाहे दर्पण हो, माइनस तो लगे करेगा। बिंब को लेंस से कितनी दूरी पर रखे कि इसके द्वारा बिंब का लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बने। यानी जो 10 सेंटीमीटर दिया है, ध्यान दो, इसको बिंब की दूरी मत लिख देना। क्या बोला है कि 10 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बने, यानी भैया प्रतिबिंब की दूरी कितना दिया है 10 सेंटीमीटर। अब ध्यान दो ये माइनस होगा कि प्लस। तो कौन सा लेंस है? अवतल लेंस। अवतल लेंस यानी कि भैया ये वाला लेंस, ये वाला लेंस हमेशा अपना प्रतिबिंब कैसा बनाता है? तो उत्तल दर्पण जैसा, यानी आभासी बनाता है। आभासी बनाता है। और लेंस में आभासी का मतलब है भैया लेंस से आगे। कहां? लेंस से आगे। और भैया आगे वाला दूरी हमेशा किस में होता है? तो सर माइनस में होता है, यानी प्रतिबिंब की दूरी माइनस में हो जाएगी। आपको निकालना है कि लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन भी ज्ञात करना है ना, यानी क्या निकालना है कि बिंब को लेंस से कितनी दूरी पर रखे, यानी यू का वैल्यू निकालना है सबसे पहले आपको, और आवर्धन यानी एम का वैल्यू निकालना है। मेरे प्यारे बच्चे लेंस है तो आप लेंस का सूत्र लगा दोगे, वहां से आपका यू का वैल्यू निकल जाएगा, है ना। यू का वैल्यू देखना माइनस में आएगा, और उसके बाद आवर्धन का लगा देना, एम इक्वल टू वी बाई यू इक्वल टू एच डैश बाई एच। वी बाई यू करोगे तो एच डैश का जरूरत भी नहीं पड़ेगा, वी बाई यू करोगे, भी है यू निकल जाएगा, आराम से निकल जाएगा। मुझे हर एक बच्चे का आंसर इसमें कमेंट में चाहिए, मैं देखना चाहता हूं कि बच्चे इसका आंसर कर पाते हैं या नहीं पाते हैं, है ना। तो सभी को बता दो और कमेंट में एक साथ दोनों को उत्तर लिखना, बिंब का दूरी को भी आवर्धन को भी, अलग अलग मत लिखना, एक साथ, है ना, एक साथ लिखना। मैं हर एक बच्चे का देखूंगा। और वीडियो अच्छा लगे तो प्यारा सा कमेंट जरूर करना। न्यूमेरिकल का और एक वीडियो आएगा, चिंता ना करो, और एक वीडियो आएगा, और धुआं धुआं इससे प्रश्न आपके एग्जाम में रहेंगे इस प्रकार से, है ना, इस आधार पर।
चलिए दोस्तों, अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे दूसरा में जल्दी, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।